पाने की वजह से इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं। भाई जाति पर किस बात का घमंड? आपने उसे पाने के लिए किया क्या है? बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री बट एरोगेंस किस बात का? शादी के लिए लड़कियां खरीदी जा रही हैं, लड़कियों को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आदमी औरतों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगे। दरअसल मामला ये था कि मनोज और बबली एक ही गोत्र के थे जिन्होंने भागकर शादी कर ली थी, लेकिन फिर 15 जून 2007 में बबली के परिवार द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई। बाद में नीतीश की डेड बॉडी एक हाईवे पर पड़ी मिली और बताया गया कि पहले नीतीश को हथौड़े से पीट कर मार दिया गया, जिसके बाद उस पर डीजल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। 29 अप्रैल को झारखंड में अपने माता पिता के घर में वे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेड पाई गई थी। 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भावना यादव को उसके मम्मी पापा ने जान से मार डाला क्योंकि उसने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को करोकारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 630 एक मैन को अलाउ करता है कि वो अपनी पत्नी को जान से मार दे अगर उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत संबंध है। तो अगर किसी ने शादी से रिलेटेड कानून नहीं माना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शादी को रद्द कर दिया जाएगा। शादीशुदा कपल को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, जैसे कि मुंह पर कालिक पोतना, कंसर्न पार्टी के सामने नाक रगड़वाना, सर मुंडवा देना, पेशाब पिलाना, मारना, यहाँ तक कि गांव से बाहर निकाल देना। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रॉब्लम बताई और इस वीडियो में मैं सोल्यूशन बताऊंगी। ऑनर किलिंग पार्ट 1 में हमने पेरेंट्स को एक मैसेज दिया, ऑनर किलिंग के बारे में सब कुछ जाना, उसकी पूरी हिस्ट्री जानी और अब इस पार्ट 2 में मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताकर जाऊंगी। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि ऑनर किलिंग का मतलब है इज्जत को बचाने के नाम पर की गई हत्या। ऑनर किलिंग में माँ बाप या दोनों अपनी बेटी या बेटे की हत्या कर देते हैं अगर उनके बच्चों में से किसी ने उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी कास्ट में या किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर ली तो। अगर आपको ऑनर किलिंग के बारे में अच्छे से सब कुछ जानना है तो आप ऊपर इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। आखिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? इट सीम्स हॉरिबल। अब शुरू करते हैं ऑनर किलिंग के 3 सबसे बड़े कॉजेस से, जो कि हिस्टोरिकल हैं और उनको जल्दी से बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। इस अपराध की जड़ और सबसे पहला कॉज है पेट्रियार्की, यानी कि हमारा ये इंडियन सोशल सिस्टम जो मेल्स को ज्यादा पावर और कंट्रोल देता है। ह्यूमन हिस्ट्री में लाइफ टाइम छोटा होता था, इसलिए हाई डेथ रेट को बैलेंस करने के लिए औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती थी। इसी वजह से पूरी दुनिया में ये अज्यूम कर लिया गया कि औरतें घर के अंदर का काम करेंगी और बच्चों का काम करेंगी, साथ ही आदमी घर के बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। इसी वजह से मैन डोमिनेटिंग हो गए क्योंकि वो बाहर जाकर रिस्क लेकर बिजनेस करते थे। जंग भी यही लोग लड़ा करते थे। दे गेन्ड मोर नॉलेज, तो इन्हें ज्यादा ताकतवर समझा जाने लगा और ज्यादा इज्जत मिलने लगी। दूसरी तरफ औरतों के रूटीन वर्क को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगा क्योंकि वो रिस्की नहीं था, ना उसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत थी और उनके काम को कभी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी गई। इवेंचुअली मेन टुक ओवर द सोसाइटी, डू ऑल द डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन बिकेम सेकंड क्लास सिटीजन्स। 1997 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्विन हैरिस ने प्रपोज किया कि फिजिकली मोस्टली मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन और सर्वाइवल के लिए लड़ाइयां करनी पड़ती हैं, जंग लड़नी पड़ती हैं, इसलिए मेल्स वॉरियर्स बन गए और फीमेल वो गिफ्ट बन गई जिसे पाने के लिए आदमी अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए मोटिवेट होते थे। हिस्ट्री में सोसाइटी को डोमिनेट करने की वजह से मेन खुद को इनहेरेंटली सुपीरियर मानने लगे। आज तक भी मेल डोमिनेंस को हिस्ट्री और एविडेंसेस के बेसिस पर जस्टिफाई किया जाता है। फिर टाइम के साथ साथ मेन ने अपने ऑनर और डिसऑनर को वुमेन के सेक्सुअल कंडक्ट के साथ जोड़ दिया और आदमी औरतों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगे। इसके बाद जब वुमेन ने मेन के डोमिनेंस से बाहर निकलकर अपनी मर्जी से डिसीजन लेना शुरू किया तो ये ऑनर बेस्ड क्राइम होने लगे। 2024 में भी यही सोच बरकरार है। फादर को लगता है कि उनकी बेटी का जिंदगी का हर एक फैसला लेने का अधिकार उनका है, जो कि है भी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो लड़की इनफ मैच्योर ना हो जाए, उसके बाद नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कॉज है कास्ट सिस्टम। ऑनर किलिंग में मेजॉरिटी किलिंग्स इसी वजह से होती हैं कि हाई कास्ट फैमिलीज लोअर कास्ट फैमिलीज के साथ हुई मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ देयर कास्ट। जो डोमिनेंट कास्ट है जैसे कि ब्राह्मण्स, राजपूत, गुज्जर, जाट, इनके पास ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट जैसे कि एससीज और एसटीज, इसीलिए ये बाकियों पर खुद को डोमिनेट करते हैं। साथ ही हिस्टोरिकली भी ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनके पास ज्यादा पैसा था और ये लोग जंग भी लड़ा करते थे। जबकि दूसरी तरफ एससीज और एसटीज माइनर वर्क किया करते थे जैसे कि लेबर वर्क, क्लीनिंग, मैनुअल एक्सकेवेंजिंग एटसेट्रा।
डोमिनेंट कास्ट वाले लोग ही अलग अलग कास्ट वाले लोगों के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व कराते थे। डोमिनेंट कास्ट के भी पैसे वाले और ताकतवर लोग ही ऑफिशियली विलेजेस को रिप्रेजेंट किया करते थे। तीसरा और आखिरी कॉज है स्टेटस। लोगों के लिए उनका अचीव्ड मेरिट बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटस से ज्यादा जरूरी उनका इनहेरिटेड मतलब बाय बर्थ मिला हुआ स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट लोगों का इनहेरिट किया हुआ स्टेटस है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता, फिर चाहे आप बनिया हो, जाट हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, धीमर हो, कुम्हार हो, सुनार हो या कुछ भी। तो भाई जाति पर किस बात का घमंड? आपने उसे पाने के लिए किया क्या है? जो किया है आपके पूर्वजों ने किया है। बी प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री बट एरोगेंस किस बात का? दलितों को या किसी दूसरी कास्ट वाले लोगों को इंसान ना समझना ये बिल्कुल गलत है। भीमराव रामजी अंबेडकर बाय कास्ट एक दलित थे, लेकिन उनका स्टेटस हम सबसे ऊपर है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है जिसे इंडिया के हर एक सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा ऑनर किलिंग सिर्फ अपर कास्ट फैमिलीज में नहीं हो रही, बल्कि लोअर कास्ट फैमिलीज के लोग भी आजकल ये कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने की होड़ में कि हम भी कुछ कम इज्जत वाले नहीं हैं। आजकल लोग कास्ट के अंदर होने वाली लव मैरिजेस को तो एक्सेप्ट करने लगे हैं, लेकिन इंटर कास्ट मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ ऑनर किलिंग। इन 3 कॉजेस के अलावा सेक्स रेशियो में बढ़ता डिफरेंस भी एक रीजन है। ऑनर किलिंग उन एरियाज में हो रही है जहां पर सेक्स रेशियो कम है, इसलिए शादी के लिए लड़कियां खरीदी जा रही हैं। लड़कियों को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि हरियाणा और वेस्ट यूपी में जाट कास्ट डोमिनेट करती है और ये लोग मेल मैरिज स्क्वीज से सफर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन स्टेट्स में शादी करने के लिए एलिजिबल मेन ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एलिजिबल वुमेन। इसीलिए काफी सारे मेल्स की शादी नहीं हो पा रही। करेंटली हरियाणा में हर 4 आदमियों में से 1 आदमी अनमैरिड है और उन्हें असम, वेस्ट बंगाल, केरला या किसी और दूसरे स्टेट से दुल्हन लानी पड़ती है। दरअसल कई बार खाप पंचायतों को भी ऑनर किलिंग जैसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। खाप पंचायतों की हिस्ट्री बहुत लंबी है और ये लगभग 2500 BC से चली आ रही है। ये मेनली इंडिया के नदर्न स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों में एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर तमिलनाडु में भी, विच इज अ साउथ स्टेट। हिस्ट्री में इन्हें सोशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी माना जाता था, लेकिन फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से विलेज पंचायती राज इंडिया में ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गया। खाप पंचायतों के ज्यादातर फैसले औरतों के खिलाफ ही होते हैं, जैसे कि उन्हें क्या कपड़े पहनने हैं, किससे शादी करनी है, कब करनी है, और अगर औरतें इन लोगों की बात नहीं मानती थी तो औरतों को मारा जाता था, डराया धमकाया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें सुसाइड करने के लिए भी फोर्स किया जाता था। साथ ही ग्राम पंचायत सीधे तौर पर क्राइम्स करने में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन वे ऐसे अपराधों को परमिट करके इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट करती हैं। पहले खाप पंचायतों को डिसीजन देने वाली बॉडी के रूप में देखा जाता था। ये इंडिविजुअल्स और गांव के बीच डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने का काम करती थी। साथ ही शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस दैट इज उत्तराधिकार और कास्ट रिलेटेड मैटर्स से भी डील करती थी। लेकिन प्रेजेंट में खाप पंचायतों के क्रिटिक्स इन्हें कंगारू कोर्ट्स भी कहते हैं, मतलब ऐसे स्यूडो कोर्ट्स जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से और सोसाइटी के वैल्यूज और मॉरल्स को प्रिजर्व करने के नाम पर कानून बनाकर देते हैं। और इसीलिए इन खाप पंचायतों पर ऑनर किलिंग करने का भी आरोप लगाया जाता है। लेकिन खाप लीडर्स इस आरोप से इनकार करते हैं। खाप पंचायतें अनडेमोक्रेटिक हैं क्योंकि इनके पास कोई रिटन कानून नहीं है और इनके डिसीजंस क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हैं। राजनेता खाप पंचायतों को बस इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि फ्यूचर में उन्हें खाप लीडर्स और उनके लोगों का वोट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नवीन जिंदल और रंजीत चौटाला जैसे MPs प्रिटेंड टू टेक दीज खाप सीरियसली, बट एक्चुअल में ये उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओरिजिनली खाप पंचायत एक जाट बॉडी है। ये गोत्र दैट इज सरनेम्स को प्रायोरिटी देने वाली एक पंचायत है जहां खाप मेंबर्स के बीच ब्लड रिलेशन होता है। ये खाप पंचायतें गांव वालों के लिए कुछ नियम बना देती हैं जो कि उन्हें मानने ही पड़ते हैं, जैसे कि अगर किसी ने शादी से रिलेटेड कानून नहीं माना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शादी को रद्द कर दिया जाएगा, शादीशुदा कपल को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर होना पड़ेगा, साथ ही उस पूरे परिवार को बॉयकॉट करना, जान से मारने का आदेश देना, फिजिकली पनिश करना, धार्मिक पश्चाताप करवाना, लड़की पर दबाव देना कि वो अपने पति को तलाक दे, डेथ पनिशमेंट देना, फाइन लेना, पब्लिकली ह्यूमिलेट करना जैसे कि मुंह पर कालिक पोतना, कंसर्न पार्टी के सामने नाक रगड़वाना, सर मुंडवा देना, पेशाब पिलाना, मारना, यहाँ तक कि गांव से बाहर निकाल देना। एक तरफ जहां खाप पंचायतें इतनी ब्रूटल थी, वहीं दूसरी तरफ अब उनमें कुछ सुधार हुआ है।
कुछ खाप अब इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हरियाणा के नरनत गांव की सतरोल खाप पंचायत ने अपना 600 साल पुराना कानून बदला है और इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया है। सबसे पहले तो खाप पंचायत खाप लीडर्स की एक असेंबली है, जहां खाप का मतलब है 84 विलेजेस की एक यूनिट, यानी कि एक खाप पंचायत 84 गांव से मिलकर बनती है। एक गांव को पंचायत नाम की इलेक्टेड बॉडी चलाती है। खाप पंचायतों को 14th या 15th सेंचुरी में हिंदू लोगों द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। बता दूं कि सर्व खाप पंचायत सभी खापों की एक असेंबली है, उन्हें रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग खापों के नेताओं को इलेक्ट करती है, जो सर्व खाप पंचायत में अपनी खापों को रिप्रेजेंट करने भेजते हैं। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक रीजन के सभी वंश, समुदाय और जातियां शामिल थी। आपको बता दूं कि अलग अलग खाप पंचायतों के रूल्स अलग अलग होते हैं। एक बार अक्टूबर 2012 में हरियाणा के खाप पंचायत के लीडर ने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि नॉन ट्रेडिशनल फूड चाउमीन खाने की वजह से इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं। फिर एक दूसरे लीडर ने सजेस्ट किया कि लड़कियों की शादी की उम्र को कम करके 18 से 16 साल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रेप केसेस कम हो जाएंगे। इन स्टेटमेंट्स की तरह ही कई बार खाप पंचायतों द्वारा सुनाए गए फैसले भी बहुत अजीब होते थे। जुलाई 2000 में एक पंचायत ने एक लड़के आशीष और लड़की दर्शना की 2 साल की शादी को, जिसमें उनका एक बेटा भी था, इस आधार पर रद्द कर दिया कि वे दोनों ऐसे गोत्रों से थे जिनमें शादी करना मना था। आगे फैसला सुनाया कि अब इन दोनों पति पत्नी के बीच भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। बहुत सारी खाप पंचायतें गोत्र पर आधारित हैं और इनका कंसर्न एरिया भी वही गांव है जहां इन सभी गोत्र के लोग रहते हैं, जैसे कि बालियान खाप, मलिक खाप, दलाल खाप, पुनिया खाप, सांगवान खाप, दहिया खाप, श्योराण खाप और शेरावत खाप। इसके अलावा कुछ खाप रीजन बेस्ड हैं, जैसे कि मेहम चौबीसी खाप, रोहतक चौबीसी खाप, सतरोल खाप, झाड़सा 360 खाप और सोनीपत 360 खाप। इन खापों का इन्फ्लुएंस कुछ गांवों से लेकर लगभग 100 गांव तक है। ज्यादातर खाप जाट इलाके में एक्टिव हैं और उनमें से कई जाट गोत्रों के नाम पर हैं। हालांकि गुज्जर, त्यागी और राजपूतों के खाप भी हैं। पिछले कई सालों से खाप पंचायतों के इंटरकास्ट, इंटरगोत्र और इंटर विलेज शादी करने के बाद सुनाए गए ऐसे स्ट्रिक्ट और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। इसलिए हाल ही में खाप पंचायतों ने जोर देकर कहा है कि वे इंटरकास्ट मैरिजेस के फेवर में हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ये बदलाव करने की मांग की कि सेम गोत्र और सेम विलेज मैरिजेस पर बैन लगना चाहिए। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS केस में खाप पंचायतों को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि खाप पंचायतों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी भी खाप पंचायत को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप को लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी समझे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऑनर किलिंग से रिलेटेड मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि जल्दी न्याय मिल सके। 2010 में इंडिया में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस गंगाराज केस में पहली बार ऑनर किलिंग के किसी मामले में कोर्ट ने खाप पंचायत को दोषी ठहराया था। फिर 23 मार्च 2010 में मनोज और बबली ऑनर किलिंग केस में करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दी थी, जिसमें कोर्ट ने IPC की धारा 302 के अंतर्गत 5 आरोपियों बबली के भाई सुरेश, अंकल राजेंद्र, बारूराम और कजन सतीश और गुरुदेव को फांसी देने का आदेश दिया और खाप पंचायत के हेड गंगाराज को आजीवन कारावास की सजा दी, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। दरअसल मामला ये था कि मनोज और बबली एक ही गोत्र के थे जिन्होंने भागकर शादी कर ली थी, लेकिन फिर 15 जून 2007 में बबली के परिवार द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई और उनकी डेड बॉडीज को नहर के पास रख दिया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज वानी गोपाल शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि इस अदालत ने अपनी रातों की नींद हराम की है और खुद को अपराधियों की जगह रखने की कोशिश की है। आगे कहा कि खाप पंचायतों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया है और कानून को अपने हाथ में लिया है। मीडिया ने और कई एक्सपर्ट्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले की बहुत तारीफ की और इसे एक लैंडमार्क जजमेंट बताया। ऑनर किलिंग के अनगिनत उदाहरण हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि एक IAS ऑफिसर के बेटे को भी ऑनर किलिंग के चलते मारा जा सकता है। 17 फरवरी 2002 को एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव और एक IAS ऑफिसर के बेटे नीतीश कटारा की यूपी पॉलिटिशियन DP यादव के बेटे विकास यादव ने हत्या कर दी थी। दरअसल नीतीश बहुत लंबे समय से यूपी नेता की बेटी भारती यादव के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि भारती के परिवार के खिलाफ था। बाद में नीतीश की डेड बॉडी एक हाईवे पर पड़ी मिली और बताया गया कि पहले नीतीश को हथौड़े से पीट कर मार दिया गया, जिसके बाद उस पर डीजल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। नीतीश का मर्डर भारती के सगे भाई विकास, चचेरे भाई विशाल और एक हायर्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर सुखदेव पहलवान ने किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किलर सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। फिर 2010 के ऑनर किलिंग मामले में 19 साल की आशा सैनी और उसके 20 साल के प्रेमी योगेश को दिल्ली के स्वरूप नगर में लड़की के परिवार ने बहुत प्रताड़ित किया। पहले बिजली के झटके दिए और फिर पीट पीट कर मार डाला। 2010 में भी बिजनेस डेली की एक जर्नलिस्ट निरुपमा पाठक को भी उसके परिवार ने जान से मार डाला, क्योंकि वे निचली जाति के प्रियाभांशु रंजन के साथ रिलेशन में थी। 29 अप्रैल को झारखंड में अपने माता पिता के घर में वे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेड पाई गई थी। लड़की की मां ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि पत्रकार की गला दबाकर हत्या की गई थी और हत्या के समय वे 10-12 हफ्ते की प्रेग्नेंट भी थी। फिर 2012 में एक भयानक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था, जहां दीप्ति चिकारा नाम की एक स्कूल टीचर की उसकी मां बीरमती और भाई मोहित ने गला घोटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद चाचा अमित ने उत्तराखंड में शव को ठिकाने लगाने में दोनों की मदद की थी। इसके बाद 2012 में एक और मामले में राजकुमार और दीपा एक दूसरे को चाहने लगे और उन्होंने शादी करने का फैसला किया, जबकि राजकुमार दलित था और दीपा ठाकुर थी। दोनों को डर था कि उनकी शादी से उनकी फैमिलीज और कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए दोनों अपना घर छोड़कर लुधियाना सेटल हो गए। राजकुमार और दीपा के 2 बच्चे हो गए थे और वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। कई साल गुजर जाने के बाद भी इन लोगों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर एक दिन दीपा के परिवार वाले उससे और राजकुमार से मिलने आए, लेकिन उनकी नीयत में खोट था। एक दिन जब राजकुमार दीपा के परिवार के कुछ मेहमानों को छोड़ने जा रहा था, तब रेलवे स्टेशन के रास्ते में उन्होंने उसे बेरहमी से चाकू मारा और उसका गला काट दिया, जिसके बाद सड़क किनारे उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भावना यादव को उसके मम्मी पापा ने जान से मार डाला, क्योंकि उसने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी, जो कि एक अलग कास्ट से बिलोंग करता था। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से साउथ वेस्ट दिल्ली में रहने वाली भावना यादव को पीटा गया और फिर गला घोटकर मार दिया गया। इसके बाद भावना की डेड बॉडी को कार के द्वारा राजस्थान ले जाया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। इसी ऑनर किलिंग नाम के अपराध ने कौशल्या नाम की लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आइए उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम कौशल्या है और मैं 19 साल की हूँ। मेरे पापा का नाम चिन्नासामी, मम्मी का नाम अनालक्ष्मी और भाई का नाम गौतम है। मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ और पेरामलाई कल्लर कास्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। पापा ने सब कुछ दिया जो भी मैंने मांगा, लेकिन दूसरी तरफ बचपन से ही मुझे घर से बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी और ना ही मेरा किसी से बात करना अलाउड था। फिर 2014 में 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। उस वक्त कॉलेज में मेरी मुलाकात शंकर नाम के एक लड़के से हुई, जो कि इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था एंड ही वॉज वेरी लविंग एंड कंपैशनेट। फिर एक दिन ही सेड आई लाइक यू। देन मैंने कहा वी कैन बी फ्रेंड्स बट डोंट एक्सपेक्ट अ लव रिलेशनशिप विद मी। फिर उसने सॉरी बोला और वो चला गया एंड ही वॉजंट एंग्री व्हेन आई रिजेक्टेड हिज लव। और ये चीज मुझे उसके बारे में बहुत अच्छी लगी। हम दोस्त बन गए एंड देन आई गॉट टू नो कि उसकी मदर नहीं है, घर में बस 2 छोटे भाई और पापा हैं। साथ ही शंकर हमेशा अपनी दूसरी फीमेल फ्रेंड से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन बना के रखता था और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करता था। एंड आई थिंक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज द वे ऑफ लव। मेरे मन में शंकर के लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो गई एंड ग्रेजुअली वी स्टार्ट लविंग ईच अदर। पर हमने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन की और हम ज्यादातर SMS के थ्रू ही बात किया करते थे। इंजीनियरिंग के साथ मैं जापानीज भी सीख रही थी और एक दिन मेरी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। शंकर मेरा वेट कर रहा था क्योंकि हम बस में एक साथ जाते थे। इस दिन मेरे घर पहुंचने से पहले ही किसी ने मम्मी को बता दिया था कि मैं बस में किसी लड़के से बात कर रही थी। घर जाते ही मम्मी ने मुझसे पूछा कि उस लड़की की कास्ट क्या है। मैंने बताया कि मम्मी पल्लर कास्ट है और उस दिन मम्मी ने मुझे डांटा और शंकर से बात करने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को और रिश्तेदारों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया और उन्होंने शंकर को बहुत गंदी गालियां दी, मुझे भी मारना शुरू कर दिया। अचानक से घर में मेरी शादी की बात शुरू हो गई। मुझे डर था कि अगर मैंने शंकर से अभी शादी नहीं की तो घर वाले मेरी शादी कहीं और करा देंगे। इसी डर से 11 जुलाई 2015 को मैंने घर छोड़ दिया और एक रात के लिए हम दोनों शंकर के एक रिलेटिव के घर जाकर रहे। अगली सुबह हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। दूसरी तरफ मेरे पापा ने शंकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने मुझे किडनैप कर लिया है। जब हमें पता चला तो हमने भी कंप्लेंट फाइल कराई कि मेरे परिवार से हमें जान का खतरा है।
फिर पुलिस ने हमारे परिवारों को हमारी शादी के बारे में जानकारी दी। फिर पुलिस स्टेशन में मेरे घर वालों ने मुझे धमकी दी कि या तो मैं उनके साथ चलूं या वो लोग मुझे जान से मार देंगे। उस दिन मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ। इसके बाद पुलिस ने पापा से लिखित में ले लिया कि अब वो मुझे और शंकर को परेशान नहीं करेंगे, साथ ही हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरे पापा की कंप्लेंट के चलते 13 जुलाई को हमें कोर्ट में प्रेजेंट होना था। हम गए, मेरा पूरा परिवार आया हुआ था और उन्होंने 5 मिनट मुझसे बात करने की रिक्वेस्ट की। मुझे घेर कर बहुत बुरा भला कहा और जान से मारने की धमकी भी दी। फिर जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मैं नीचे गिर गई। हालांकि पुलिस ने मुझे बचा लिया और उस दिन कोर्ट ने भी कह दिया दैट आई एम फ्री टू लिव विद माई हस्बैंड। फिर हम घर आ गए, लेकिन डर की वजह से हम हर रात किसी नए रिश्तेदार के यहाँ गुजारते थे। फिर एक दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए, पूरा एक दिन हमारे साथ गुजारा, हमसे अच्छे से बात की और अगली सुबह वो चले गए, लेकिन गलती से अपना स्कूटर यहीं छोड़ गए। अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मुझे पता चला कि ये उनका प्लान था, क्योंकि मेरे पापा और उनका एक दोस्त वहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती कार में बैठा लिया और फिर एक तांत्रिक के पास ले गए। फिर अगले दिन एक और औरत के पास ले गए, इस उम्मीद में कि वो मेरा दिमाग बदल लेगी। लेकिन जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसे बुरा लगा और उसने मेरी बात शंकर से करा दी। जैसे तैसे मैं दोबारा शंकर के पास पहुंच गई, क्योंकि हम अपनी मर्जी से एक साथ थे, कानून की नजर में गलत नहीं थे, इसलिए हमें साथ में रहने दिया गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले साल जनवरी में एक दिन मैं और शंकर शॉपिंग के लिए जा रहे थे और मेरी दादी ने भी साथ आने की जिद की। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक स्कॉर्पियो कार हमारे आगे आकर रुक गई, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी आंटी थी। उन्हें देखकर शंकर और मैं भागने लगे तो उन लोगों ने हमारा पीछा किया, फिर मुझे पकड़ भी लिया, लेकिन वहां की पुलिस ने मुझे बचा लिया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दादी का हमारे साथ जाना एक प्लान था। इसके बाद पुलिस ने हमसे कहा कि वो ज्यादा दिनों तक हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हमें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। फिर 2 महीने बाद दोबारा मेरे घर वालों ने मुझे और मेरे पति को जान से मार डालने की धमकी दी। मैं गुस्से में थी और मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे 10 करोड़ रुपए भी देंगे तब भी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। फिर वो मुझे और शंकर को बहुत बुरी बुरी गाली देकर चले गए। इसके बाद 13 मार्च 2016 को दोपहर 1 बजे मैं और शंकर के एनुअल डे के लिए एक नई व्हाइट शर्ट लेने गए। साथ ही शंकर ने हेयर कट कराया और हमने व्हाइट शर्ट भी खरीद ली थी। फिर मैंने शंकर को बताया कि बस महीने के लिए 60 रुपए ही बचे हैं। He smiled and said कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 बजे के आसपास बाइकों पर 5 लड़कों ने हमारा रास्ता रोक लिया, हमें धक्का दिया और चाकू से हम पर वार करने लगे। इन लोगों ने शंकर को जान से मार दिया और मुझे भी अधमरा करके छोड़ दिया। यही मेरी जिंदगी खत्म हो गई और मैं एक जिंदा लाश बन गई। इसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे माँ बाप को मुझसे नहीं, सिर्फ अपनी जाति से प्यार था। शंकर की कास्ट ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब अगर मुझे न्याय भी मिल जाए तो शंकर तो वापस नहीं आएगा ना। Honor killing is a horrible crime and it violates our right to live, right to move freely, our right to equality and our right to security. साथ ही ये अपराध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 1 and 3, 17, 18, 19, 21 और 39F को भी वायलेट करता है। साथ ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 16 को भी वायलेट करता है। ऑनर किलिंग ह्यूमन राइट्स पर इंटरनेशनल लॉ और यूएन एजेंडास के खिलाफ है, क्योंकि ये एक वायलेंस है। साथ ही ये क्राइम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 के भी खिलाफ है। 22 जून 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और 9 स्टेट्स को एक नोटिस इशू किया, ये जानने के लिए कि इस अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार और ये राज्य क्या कदम उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये एक्शन शक्ति वाहिनी नाम के एक एनजीओ के PIL फाइल करने के बाद हुआ। शेमफुली आज तक भी इंडिया के पास ऑनर क्राइम्स के लिए कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड में ऐसे अपराधों के लिए सजा है। धारा 299, 304, 307, 308, 120 A और B, 107, 116, 34 और 35 में दी गई है। ऑनर किलिंग में सजा का प्रावधान कुछ इस प्रकार है। आर्टिकल 299 और 304 में हत्या और गैर इरादतन हत्या के लिए सजा निर्धारित है। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, मृत्यु और जुर्माने की सजा है, जबकि गैर इरादतन हत्या के लिए 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा है।
फिर आर्टिकल 307 में जान से मारने की धमकी देने पर 10 साल की कैद और जुर्माना लग सकता है। आर्टिकल 308 में गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद आर्टिकल 120A और 120B में हर उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है जो कोई भी आपराधिक साजिश में शामिल होगा। साथ ही आर्टिकल 107 और 116 में हत्या और गैर इरादतन हत्या सहित हत्याओं को उकसाने के लिए लोगों को सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा आर्टिकल 34 और 35 में आम इरादे के समर्थन में कई व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कृत्यों को सजा दी जा सकती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं जो हर एक इंडियन सिटीजन को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर पूरा हक देते हैं कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और ऑनर किलिंग जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ प्रोटेक्शन मांग सकें। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है और इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी भी देता है। इसी ऑनर किलिंग से बचने के लिए 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को लाने का मेन रीजन इंडिया में और विदेश में रहने वाले सभी इंडियंस के लिए, फिर चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, अपनी मर्जी से शादी करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करना था। साथ ही यह एक्ट उन सभी मामलों पर भी लागू होता है जिसमें खाप पंचायत ने उन कपल्स को फोर्सफुली अलग कर दिया हो जो शादी करने के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल इस कानून को बदलने की जरूरत है क्योंकि इसमें शादी को रजिस्टर करना एक लंबा प्रोसेस है, लगभग 45 दिन का। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इसलिए लाया गया था ताकि एससीज और एसटीज के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। ये एक्ट ऑनर किलिंग पर भी लागू होता है क्योंकि ऑनर किलिंग की ज्यादातर हत्याएं कास्ट और रिलीजन के डिफरेंस की वजह से ही होती हैं। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 ह्यूमन बीइंग्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट सेटअप करता है। 2005 में औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनके साथ घर के अंदर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की जा रही है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया। आपको बता दूं कि इंडिया एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW 1979 पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की एक सिग्नेटरी बॉडी है। इसके हिसाब से औरतों के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है। साथ ही इसमें ऑनर किलिंग को खत्म करने की बात कही गई है और ये भी इंश्योर करने को कहा गया है कि औरतों के पास अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का इक्वल राइट हो और उससे शादी करने का भी। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट पार्टीज को ह्यूमन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सारे मेजर स्टेप्स लेने होंगे। इंडिया भी इस कन्वेंशन का एक मेंबर है, इसीलिए ये उसकी ड्यूटी है कि वो हर एक इंडियन सिटीजन और ऑनर किलिंग के विक्टिम्स को ऐसे क्राइम्स से प्रोटेक्ट करे। 1993 का डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑनर किलिंग को खत्म करने की बात कहता है। इंडिया में ऑनर किलिंग से रिलेटेड कानून लाने की शुरुआत बहुत बार की गई, लेकिन 2024 तक भी इंडिया के पास इस क्राइम के लिए कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है। 2019 में स्पेसिफिकली ऑनर किलिंग से डील करने के लिए राजस्थान असेंबली ने प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस इन द नेम ऑफ ऑनर एंड ट्रेडिशन बिल 2019 पास किया, लेकिन फिर उसे पास करके भूल गए। DHRD नेट रिपोर्ट इस बिल का स्टेटस बताती है कि ये बिल अब तक भी एक्ट नहीं बन पाया है। इसके बाद 2022 में एक और अटेम्प्ट हुआ जब सेंटर फॉर लॉ पॉलिसी एंड रिसर्च ने द फ्रीडम ऑफ मैरिज एंड एसोसिएशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर बिल ड्राफ्ट किया। इस बिल के चैप्टर 5 के हिसाब से ऑनर किलिंग के विक्टिम्स और विटनेसेस के लिए प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट्स करने की ड्यूटी स्टेट की है। साथ ही फैमिली या कम्युनिटी को थ्रेट्स ऑफ वायलेंस से बचाना भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है और एक मेजर कपल को डराना धमकाना भी पनिशेबल है। अब तक ऑनर किलिंग के इशू पर नॉर्थ इंडिया में कुछ एथनिक ग्रुप्स में ऑनर किलिंग से डील करने के लिए 1990 में महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। ये बॉडी कानून के दायरे में औरतों के लिए काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। NCW के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही नॉर्थ इंडिया के रूरल एरियाज में ऑनर किलिंग का नंबर कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग बहुत ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला जरूर सुनना चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की ऑनर किलिंग के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं। ऐसी हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है और वास्तव में वे क्रूर मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्यों के अलावा और कुछ भी नहीं है।
जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम इस अपराध को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद कहा कि हमारी राय में धमकी या उत्पीड़न की ऐसी हिंसा पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, यानी कि लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। यदि फिर भी जिस लड़के या लड़की के माता पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह को मंजूरी नहीं देते, वे ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि अपने बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहां हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने ऑनर किलिंग को लेकर कड़े फैसले सुनाए हैं। एस खुशबू वर्सेस कनामल और अनदर केस में कहा गया था कि हालांकि ये सच है कि हमारे समाज में मेन स्ट्रीम लोगों का व्यू यही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सिर्फ शादीशुदा लोगों के बीच होना चाहिए, लेकिन मैरिटल सेटिंग के बाहर दोनों की मर्जी से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से कोई वैधानिक अपराध नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वेस्ट यूपी में ऑनर किलिंग आम बात हो गई है। अगर कानून तोड़ने की इजाजत को कभी नहीं रोका गया तो ये हमारे संविधान की नींव को बर्बाद कर देगा, जिसके रिजल्ट में हमारे इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चॉइस ऑफ लव एंड मैरिज तो कंसेंटिंग अडल्ट्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। साथ ही इस ऑनर किलिंग जैसे क्राइम को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था कि वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस को आइडेंटिफाई करें जिनमें ऑनर किलिंग होती है और खाप पंचायत बैठती हैं। पुलिस ने कहा था कि जो भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है, उन्हें ऐसे इलाकों में सावधान रहना होगा। अगर उनके जुरिस्डिक्शन में उन्हें किसी भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस शादी के बारे में पता चलता है तो उन्हें उस शादी का ध्यान रखना होगा। साथ ही अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर और एसपी डीएसपी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। कुछ गलत होने से रोकने के लिए डीएसपी या किसी हायर लेवल के ऑफिसर को तुरंत खाप पंचायत के सदस्यों से बातचीत करके ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऐसी बैठकों को आयोजित करना कानूनी रूप से सही नहीं है। ऐसी बैठकों को जिसमें हिंसक फैसले लिए जा रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। अगर ये सब करने के बावजूद भी बैठकें हो रही हैं तो डीएसपी को बैठक के दौरान वहां मौजूद रहना होगा, पूरी बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करने वाले कपल या उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए और ऐसा कोई फैसला भी उस पंचायत में न लिया जाए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा फैसला लिया जाता है तो उस खाप पंचायत के ऑर्गेनाइजर्स के अलावा भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। इसी के साथ अगर सभा को रोका नहीं जा सकता और कपल या उनके परिवार को नुकसान पहुंचने की संभावना है तो डीएसपी को कंसर्न एरिया के डीएम और एसडीएम को एक प्रपोजल सेंड करना होगा, जिसमें वो लोग सीआरपीसी के अंतर्गत प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए ऑर्डर इशू कर पाएं। धारा 144 भी लागू की जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वालों की गिरफ्तारी को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसी के साथ अगर फिर भी खाप पंचायत हुई है और किसी कपल या उनके परिवार के खिलाफ कोई फरमान जारी हुआ है तो जुरिस्डिक्शन की पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन फिर एसएसपी और डीएसपी को इन्फॉर्म करना होगा। उस वक्त कपल की सिक्योरिटी इंश्योर करना पुलिस की ड्यूटी है। शादी के बाद अगर कपल चाहे तो उन्हें नॉमिनल चार्जेस पर 1 महीने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। सो बेसिकली पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपकी हर संभव मदद करे और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्टेट उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकता है विदिन 6 मंथ्स। इसके आगे की प्रोसीजर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत सारे कल्चर्स में औरतों के खिलाफ हिंसा करने को फैमिली की इज्जत बचाने का एक तरीका समझा जाता है, मगर लीगल पर्सपेक्टिव में किलिंग प्रोहिबिटेड है और एक्सट्रीमली पनिशेबल है। लेकिन ऑनर किलिंग के साथ देश ऐसा नहीं मानते, जबकि ऑनर किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है कि इन केसेस में कम सजा मिलनी चाहिए। काफी सारी स्टडीज इन कल्चर्स को इस्लामिक और मिडिल ईस्ट का मानती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक यूनिवर्सल पैटर्न बन गया है। जॉर्डन में ऑनर किलिंग्स या तो लीगल हैं या मिनिमली पनिश्ड हैं। जॉर्डेनियन पीनल कोड का आर्टिकल 340 उन लोगों को सजा से छूट देता है जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल की हत्या करते हैं। साथ ही टेम्पररी पीनल कोड का आर्टिकल 76 ये मानता है कि फैमिली के ऑनर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए की गई हत्या जस्टिफाइड है एंड शुड बी पनिश्ड टू अ लेसर एक्सटेंट। इजिप्ट का कानून कहता है कि ऑनर किलिंग के अपराधी को डेथ पनिशमेंट की बजाय जेल की कैद मिलनी चाहिए।
इसी तरह इराक में भी अपराधी को 3 साल से ज्यादा के लिए जेल की सजा नहीं दी जा सकती। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कानून भी यही कहता है कि ऑनर क्राइम के अपराधी को जेल की सजा दी जाएगी। कुवैत में भी पिनल कोड के आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग अपराधी को 3 साल से ज्यादा की जेल की सजा और जुर्माना या इन दोनों में से एक से दंडित किया जाता है। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को करोकारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिस भी व्यक्ति ने हत्या की है उसे बस ये दावा करने की जरूरत है कि ये सब उसने इज्जत के नाम पर किया है, जिसके बाद वो सजा से बच जाएगा। दूसरी तरफ जिन देशों में ऑनर किलिंग इलीगल है वहां अक्सर लॉयर्स डिफेंस इन द नेम ऑफ ऑनर का यूज करते पाए गए हैं। कहने का मतलब है कि उनके क्लाइंट द्वारा की गई ऑनर किलिंग सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। ऑल बुलशिट। इसके बाद पैलेस्टीन देश में भी ऑनर क्राइम्स को लेकर साइलेंस कल्चर देखा गया है। यहाँ ये क्राइम अंडर रिपोर्टेड है और अगर किसी तरह केस कोर्ट में पहुंच भी गया तो कभी विटनेसेस हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, कभी वो अपनी स्टेटमेंट्स बदल देंगे, कभी क्राइम सीन ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और इसी तरह कभी सबूत नहीं मिल पाते। ईरान के पिनल कोड का आर्टिकल 301 एक फादर और एक पैटर्नल ग्रैंडफादर के अपने बेटी को ऑनर किलिंग के चलते जान से मार देने को जस्टिफाई करता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 630 एक मैन को अलाउ करता है कि वो अपनी पत्नी को जान से मार दे अगर उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत संबंध है तो। 1999 में यूएसए में एक टेक्सास जज ने एक आदमी को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई जब उसने उसके 10 साल के बच्चे के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली और उसके लवर को भी घायल कर दिया। दिस पनिशमेंट वाज टू लेस। Let me tell you that Middle East and North Africa are epicenter of honor killing. स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि पॉलिटिकल इस्लामिक देशों में ऑनर किलिंग ज्यादा कॉमन है। येमेन देश में तो रूल्स कुछ अलग ही हैं। यहाँ कानून अपने बच्चे की हत्या करने वाले फादर्स को गिल्टी नहीं मानता। साथ ही जिन औरतों की हत्या की जाती है उन्हें कंपनसेट करने वाला पैसा उन पुरुषों के कंपैरिजन में कम होता है जिनकी हत्या की गई है। सीरिया का आर्टिकल 548 कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी, बहन या बेटी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इललेजिटिमेट सेक्सुअल एक्ट करते हुए पकड़ लेता है या उन दोनों की हत्या कर देता है तो उस आदमी को कम सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि 2 साल तक की जेल की कैद। आर्टिकल 192 कहता है कि अगर हत्या किसी ऑनरेबल इंटेंट के साथ की गई है तो जज उस व्यक्ति को कम सजा देने का ऑप्शन भी चुन सकता है। इसके बाद ब्राजील में अडल्ट्री के केस में हत्या करने पर अपराधी को ओपनली कभी डिफेंड नहीं किया गया, लेकिन ऐसे मामलों में अपने क्लाइंट को सजा से बचाने के लिए वकीलों द्वारा डिफेंस ऑफ ऑनर की दलील जरूर दी गई है। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें ऑनर किलिंग जैसे अपराध को डिफेंड नहीं किया जाता और कुछ सजा का भी प्रावधान है। सबसे पहले तो हयाती में 2005 में कानून में बदलाव किया गया कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसकी हत्या करता है तो पति को माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही अडल्ट्री को क्राइम की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। फिर फिलीपींस में अगर कोई व्यक्ति ऑनर किलिंग करता है तो उसको डेस्टिरो से पनिश किया जाएगा। डेस्टिरो का मतलब है किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में एंट्री न देना। नाउ फाइनली टर्की इज द बेस्ट ऑप्शन। टर्की में ऑनर क्राइम करने वाले लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां टर्किश कोर्ट्स ने ऑनर किलिंग के लिए पूरे परिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फॉर एग्जाम्पल टर्की में इस्तानबुल सेकेंड हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ने एक केस हियरिंग में अपनी पत्नी का गला घोटने के लिए एक अपराधी को उम्र कैद की सजा दी थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2014 में इंडिया में ऑनर किलिंग के 28 केसेस थे, 2015 में 251, 2016 में 77, 2017 में 92, 2018 में 29, 2019 में 24, 2020 में 25 और 2021 में 33। इसके बाद एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 18 ऑनर किलिंग्स के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 5 मध्य प्रदेश में हुए थे और 4 पंजाब और झारखंड में। ऑनर किलिंग के अलावा लव अफेयर्स की वजह से होने वाले मर्डर केसेस भी बढ़ रहे हैं। अवैध संबंध होने की वजह से होने वाले मर्डर केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये जो डेटा मैंने आपको भी बताया ये सरकारी डेटा है, क्योंकि ऑनर किलिंग के केसेस इंडिया में अंडर रिपोर्टेड हैं, क्योंकि ये फैमिली के अंदर होते हैं जिसमें सारे रिलेटिव्स मोस्टली परिवार को सपोर्ट करते हैं और उस स्पेसिफिक गर्ल या बॉय को कोई सपोर्ट नहीं करता। अब जब कोई पुलिस में शिकायत या एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कराएगा तो सरकार को कैसे ही पता चलेगा। आपको बता दूं दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। 2021 में औरतों के अगेंस्ट होने वाले क्राइम के 4,28,278 केसेस थे, जो कि 2022 में 4% बढ़कर 4,45,256 हो गए। टोटल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 31% केसेस क्रुएल्टी ऑफ द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स के हैं, 19.2% किडनैपिंग और
और एब्डक्शन ऑफ वुमेन के हैं, 18.7% असॉल्ट ऑन वुमेन के हैं और फिर रेप और रॉबरी के भी केसेस हैं। साथ ही 2022 में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी रिपोर्ट ने दिल्ली को पूरे भारत में वुमेन के लिए मोस्ट अनसेफ सिटी माना है। यहाँ ऑन एन एवरेज हर दिन में 3 रेप होते हैं। साथ ही दिल्ली में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के सबसे ज्यादा केसेस हैं और ये हर साल बढ़ रहे हैं। 2020 में 9,782 केसेस थे, 2021 में 13,982 केसेस हो गए और फिर 2022 में 14,158 केसेस हो गए। मर्डर केसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, जिसका सबसे बड़ा कारण है डिस्प्यूट्स, फिर है पर्सनल डिफरेंसेस और रिवेंज, थर्ड रीजन है लव अफेयर्स। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि 2020, 21 और 22 में सबसे ज्यादा मर्डर यूपी में हुए हैं, फिर बिहार में और फिर महाराष्ट्र में। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम ऑनर किलिंग को कैसे रोक सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैं 2 पार्ट्स में दूंगी। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस और दूसरा है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में सबसे पहला है ऑनर किलिंग जैसे भयानक क्राइम के लिए अलग से एक कानून बनाना चाहिए और कल्प्रिट को कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी कि मृत्युदंड, जिससे कि बाकियों के लिए एक मिसाल कायम हो। साथ ही इस कानून में उस इंटरकास्ट मैरिड कपल के द्वारा जो हैरेसमेंट झेला जाता है उसके लिए भी सजा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट को ऐसी खाप पंचायतों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो ऑनर किलिंग जैसे ऑर्डर पास करती हैं और उन्हें तुरंत बैन कर देना चाहिए। तीसरा सोल्यूशन है जो विलेजेस के अंदर पंचायती सिस्टम काम करता है उसके डिसीजंस डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होने चाहिए। गांव का प्रधान भारत सरकार को आंसरेबल हो और गांव के अंदर भी एक फॉर्मली एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। चौथा है कि हम सबको अपनी 100% सेल्फिशनेस में से 10% सेल्फिशनेस छोड़नी होगी, बिकॉज हमारे इस साइलेंट नेचर की वजह से ही ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अगर हमें कभी भी ऑनर किलिंग या कोई क्राइम होता हुआ दिख रहा है तो एटलीस्ट हम पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म तो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वीडियो, क्योंकि वीडियो से ज्यादा जरूरी सामने वाले की जान है। पांचवा है मीडिया शुड रिपोर्ट मोर ऑफ ऑनर किलिंग इंसिडेंसेस। अगर अभी आप YouTube जाके चेक करोगे तो आपको इंडिया में 5-10 साल पहले के ऑनर किलिंग की कोई रिपोर्ट मिलेगी। क्या इस बीच में ये क्राइम नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ है, बस रिपोर्ट नहीं किया गया। छठा पॉइंट है दैट फीमेल फीटिसाइड शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि जब तक ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड रहेगी थिंग्स वोंट चेंज सो इजीली। साथ ही हर लेवल पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, फिर चाहे वो खाप पंचायतों में हो या एक गांव की पंचायत में, क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। सातवां पॉइंट है एप्रोप्रिएट एजुकेशन, क्योंकि जब तक सही गलत का ही नहीं पता होगा तो कौन सा कानून और कौन सी सजा। हर किसी को अपनी ड्यूटीज और राइट्स का पता होना चाहिए। एनजीओज को ऑल ओवर इंडिया लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ऑनर किलिंग गलत है, अपने बच्चों को जान से मारना गलत है। आठवां पॉइंट ये है कि आज नहीं तो कल इस कास्ट बेस्ड सिस्टम को हटाना होगा, क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं है तो ग्राउंड पर भी नहीं होना चाहिए। कानून के सामने वी ऑल आर इक्वल, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब हम इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस को अलाउ करेंगे। 9वां पॉइंट ये है कि ऐसे क्राइम्स की हियरिंग के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए ताकि विद इन मंथ्स केस क्लोज हो सके, नहीं तो ये कोर्ट सच होती दिखाई देगी दैट जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की जो सरकार और पुलिस को एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस पर करनी चाहिए, साथ ही उस कपल को भी जो इंटर कास्ट मैरिजेस करना चाहता है। सबसे पहले तो ऐसे कपल्स जिन्हें अपनी फैमिली से जान का खतरा है उन्हें पुलिस द्वारा लीगल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। दूसरा, जिन राज्यों में ऑनर किलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं वहां स्पेशली इस क्राइम के लिए सरकार को एक इमरजेंसी नंबर जारी करना चाहिए और स्पेशल सेल्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि ऐसे विक्टिम्स की मदद की जा सके। तीसरा, अगर हम 1% भी ऑनर किलिंग के किसी इंसिडेंट को होने से नहीं रोक पाते तो सरकार कल्प्रिट से ही वसूली करके विक्टिम की फैमिली को एप्रोप्रिएट और पूरी लाइफ के लिए कॉम्पनसेशन दे। चौथा, वेदर यू आर अ गर्ल और बॉय, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है तो प्लीज पुलिस को कांटेक्ट करो। साथ ही लड़कियां तो वुमेन कमीशन से भी मदद ले सकती हैं। डू समथिंग, क्योंकि लाइफ बहुत स्पेशल है एंड इट इज पुलिस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। साथ ही लास्ट में हर एक लड़की को एक सजेशन देना चाहूंगी कि यार देखो, डू मैरी ऑफ योर चॉइस, पर पहले एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि भगवान जाने फ्यूचर में कब क्या होगा। आप पूरी जिंदगी किसी लड़के पर डिपेंड नहीं रह सकते। फ्यूचर में कब कौन किस पड़ाव पर बदल जाए, यू नेवर नो, एंड मनी इज रियली इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट। धन्यवाद, जय हिंद।